बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का हमारा लेसन है दैट इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, जिसको हम एसटी कॉलरिज भी कहते हैं। पीटर वेंडिक सैमुअल टेलर कॉलरिज 1795 लंदन नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। ठीक है, हम मोस्टली जब हम कोई भी पोएट पढ़ते हैं तो वी शुड नो द बियोग्राफी, अ शॉर्ट बियोग्राफी। फिर वो ये किस एरा से ताल्लुक रखता था, ही वॉज अ रोमांटिक पोइट। ठीक है, और रोमांटिक एरा से ताल्लुक रखता था। एक विजनरी पोइट था, एक इमेजिनेशन की अपनी इमेजिनेटिव एक जो इसकी अप्रोच थी उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर था। रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या है, व्हाट इज रोमांटिसिज्म? सबसे पहले तो ये समझ लें कि रोमांटिसिज्म है क्या। और ये एरा जो है, इसके जो जितने भी पोइट्स हैं, अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लें, विलियम ब्लेक की बात करें, जॉन कीट्स की बात करें, ये सब ये कॉन्टेम्परेरी पोइट्स हैं और इनको हम रोमांटिक पोइट्स भी कहते हैं। अब इन रोमांटिक जो पोइट्स हैं, इनका जो मेन एक इनकी जो क्वालिटी है वो एक तो सबसे पहली बात ये कि ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जब पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली वेस्ट में, यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो उससे क्या हुआ कि लोग मटीरियलिस्टिक हो गए, लोग पार के भूखे हो गए, लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना शुरू हो गए। उनके लिए रोटी कपड़ा मकान जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई, जिसकी वजह से इंसान के अंदर से इंसानियत, इमोशंस, ये सब कुछ खत्म हो गया और वो जो है जिसे कहना चाहिए स्टेटस के पीछे भागना शुरू हो गया। अब इन सारी चीजों में जब इंसान मटीरियलाइज हुआ, जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, एक पैसे की दौड़ शुरू हुई, तो उसमें सबसे जो बड़ी चीज जिसको एक धचका लगा वो थे इमोशंस। ठीक है, इंसान जो है वो इमोशंस, उसके ही हैज द लैक ऑफ इमोशंस एट दैट टाइम। और उसकी वजह से ये हुआ कि लोग पैसा होने के बावजूद भी अकेले होना शुरू हो गए, उनको जो है लॉनलीनेस फील होना शुरू हो गई। और उस लॉनलीनेस को कवर करने के लिए कुछ पोइट्स ने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड ढूंढी। यानी कि जब ऑब्वियसली एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब वो नेचुरल ब्यूटी अगर इनको अर्बन लाइफ में नजर नहीं आती थी तो ऑब्वियसली दैट इज बेसिकली, अगर उनको सिटी में नजर नहीं आती थी तो उनको गांव में नजर आती थी, चरागाहों में नजर आती थी, ग्रीन लैंड्स के भूखे हो गए ये। और ये चाहते थे कि वो उस इमेजिनरी लैंड में जाएं जो कि नेचुरल ब्यूटी है, जहां पे जाके इंसान को सॉलेस मिलता है। Samuel Taylor Coleridge is also an imaginative and the romantic poet। ठीक है, ये एक लिटरेरी क्रिटिक था। और ये जो है प्लेयर ब्यूटी जो है, हमें इसकी मेन जो अगर थीम्स हम देखें तो हम देखते हैं कि प्लेयर, नंबर 2 ब्यूटी, और नंबर 3 ही वॉज अगेंस्ट द वायलेंस। ठीक है, और बहुत बड़ा फिलोसोफर भी था, थियोलॉजियन भी था। थियोलॉजियन यानी कि रिलीजियस से बिलोंग करता था। इसने लिरिकल बैलेड्स भी लिखी थी अलोंग विद वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आपने लिरिकल बैलेड्स क्रिटिसिज्म में पढ़ी होंगी। और इसके जो फेमस वर्क्स थे वो थे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टबल, और बियोग्राफी लिटरेरिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली कुबला खान जो आज हमने वैसे डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सैमुअल टेलर की लाइफ और बाकी जो मेन इसके हैं कहाँ पे गुजरी। बॉर्न इन डेवोनशायर in 1772, study at Christ Hospital School in London and then in Cambridge, but never graduated, कभी graduate नहीं हुआ। Influenced by French Revolution ideas, he planned with a friend a utopian commune-like society in Pennsylvania. The project came to nothing. In 1794, he married his friend's sister. Christ Hospital School ticket to alleviate the pains caused by chronic rheumatism. The doctor prescribed him opium। ठीक है, उसको जो एक तकलीफ थी उसको खत्म करने के लिए, जो कि उसको एक उसकी पेन्स खत्म करने के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि तुम ओपियम ले लिया करो। तो ये आदी हो गया था ओपियम का। ठीक है, ड्रग्स, एंड ही डेवलप अ ग्राउंड इन एडिक्शन टू हिज ड्रग।
तो वो एडिक्टेड हो गया ड्रग्स का, विच प्लेग्ड हिम अंटिल हिज डेथ इन 1834। ठीक है, जो कि मतलब ऑब्वियसली ही एडिक्टेड, और फिर फाइनली उसकी इन्हीं ड्रग्स की वजह से 1834 में, जैसे आजकल सिकेट्रिस्ट है ना, सारी दुनिया को नींद की गोलियों पर लगाया हुआ है, ज़ैनक्स पर लगाया हुआ है, और फिर वो एक शुरू होती है, फिर कभी कभी दो पे भी चले जाते हैं, हाथी से शुरू होती है, तो ये दैट इज द सेम थिंग, ड्रग्स पे ड्रग्स ही होती हैं और नशा फिर नशा ही होता है। In 1797 he met William Wordsworth, and in 1797 में वो विलियम वर्ड्सवर्थ से मिला, और 1799 में वो मूव कर गया एक टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। These were the years of his fruitful artistic collaboration। लेक डिस्ट्रिक्ट का शायद आप लोगों को पता होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ को और एसट्री कॉलेज को लेक पोइट्स भी कहा जाता था। ये एक ऐसी जगह पे चले गए थे जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, जिसके किनारे एक नदी जो है वो बहती थी, और वहां पे जाके ये नेचर के थ्रू एक सॉलेस हासिल करते थे, जो कि उनको एक सिटी लाइफ में नजर नहीं आती थी। ठीक है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर नजर नहीं आती थी, तो ये दोनों जो है वहां लेक डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे। और लिटरेरी बायोग्राफिया जो है वो दैट इज आल्सो वन, इन दोनों का, सॉरी, लिरिकल बैलेट्स जो थे जो इसने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिखी थी, दैट इज आल्सो द ये लेक डिस्ट्रिक्ट पे जाने के बाद इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। बिटवीन 1804 एंड 1806 he spent a period of solitude and despair in Malta, struggling against his addiction। ठीक है, अब इसने एक सॉलिट्यूड और डिस्पेयर माल्टा में गुजारा, और वो अपनी एडिक्शन के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल करता रहा। व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड ही लेफ्ट पोइट्री एंड ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड wrote Biographia Literaria where he explained his view about poetry। और उसने क्या लिखा? बियोग्राफिया लिटरेरिया लिखा, जहां पे उसने अपनी पोइट्री के बारे में लिखा। उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसके जो मेन वर्क्स हैं, ठीक है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फर्स्ट पोएम ऑफ कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। अगर हम लिरिकल बैलेट्स की बात करें तो 1798 में उसने जो है ये लिरिकल बैलेट्स लिखी थी। 1816 में क्रिस्टबल एंड अनफिनिश्ड नैरेटिव पोएट, वैसे और उसके बाद 1816 में द ड्रीम लाइक पोएम कुबला खान कंपोज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम, and 1817 Biographia Literaria, a classic text of literary criticism and autobiography। सैमुअल टेलर कॉलरिज पोइट्री के बारे में देखते हैं, इसका जो कंटेंट था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता था। उसका जो एम था टू गिव अ सिम्बलेंस ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ये सुपर नेचुरल इमेजिनेशन तो क्रिएट करता था, सुपर नेचुरल इवेंट्स क्रिएट करता था, एक इमेजरी क्रिएट करता था, लेकिन व्हाट वाज द एम बिहाइंड दैट? सिर्फ एक ट्रुथ को हमारे सामने लाने के लिए। स्टाइल जो था उसका आर्काइक लैंग्वेज, रिच इन साउंड डिवाइसेस। ठीक है, साउंड डिवाइसेस वो यूज करता था, बट द वोकैबुलरी इज सिंपल एंड एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। लेकिन उसकी जो वोकैबुलरी थी बहुत सिंपल, और उसका मेन इंटरेस्ट क्या था? द क्रिएटिव पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा जी, कॉलरिज की अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो इट इज ह्यूमन पार्ट टू गिव अ सर्टेन शेप टू द ऑब्जेक्ट्स परसीव थ्रू द सेंसर। और अब अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो ये इंसान, इट इज द ह्यूमन पार्ट कि वो टू गिव अ सर्टेन शेप जो हम सेंसेस से परसीव करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इमेजिनेशन में जाके उन चीजों को कोई एक शेप दे देते हैं। ठीक है, एवरीबडी हैज दिस पावर एंड यूजेस इट्स अनकॉन्शियसली। हर इंसान के अंदर ये पावर होती है, जैसे मैं कहती हूँ ना, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन तो अपना तो बन। तो बेसिकली क्या होता है, हर इंसान के अंदर एक इमेजिनेटिव पावर होती है, जिसने अपना अंदर जान लिया ना तो बेटा बाहर सब कुछ फिर पता चल जाता है। तो दैट इज बेसिकली द इमेजिनेटिव पावर। ठीक है, जिसको सोच के इंसान जो है अनकॉन्शियसली बहुत कुछ सोच भी रहा होता है, और अनकॉन्शियसली हम ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि बाद औक़ात हमें दूसरे लोग बताते हैं कि देखो तुमने ये कर दिया, हमें खुद पता नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद जो है उसकी इमेजिनेशन भी दो तरह की थी, एक प्राइमरी थी, एक सेकेंडरी थी। सबसे पहले जो है वो पोएटिक फैकल्टी पे काम करता था, विच नॉट ओनली गिव्स शेप एंड ऑर्डर टू गिव टू अ गिवन वर्ल्ड बट बिल्ड्स न्यू रियलिटीज। अब यहाँ पे देखिए उसकी जो पोएटिक फैकल्टी थी वो बेसिकली क्या थी?
which not only gives shape and order to a given word. सिर्फ वो जो है उसकी जो पोइटिक फैकल्टी क्या थी कि सिर्फ वो कोई शेप या ऑर्डर नहीं देता था गिवन वर्ड को, बल्कि वो न्यू रियलिटीज क्रिएट कर देता था. अब ये कुबला खान अभी हम पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि वो किस तरीके से एक ड्रीम को एक इमेजिनेटिव क्वालिटी देने के साथ साथ एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता है और न्यू पीस ऑफ ट्रूथ हमारे सामने लेके आता है. Therefore, art does not reproduce reality. आर्ट रिप्रोड्यूस नहीं करता रियलिटी को, इट क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड. ये एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करता है विच इज सुपीरियर टू द रियल वर्ल्ड. ठीक है, और ये जो न्यू वर्ल्ड होती है वो जो है वो सुपीरियर होती है किससे? रियल वर्ल्ड से. तो इट मीन्स के देयर इज a contrast between the imaginative world and the real world. ठीक है, एक इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी के दरमियान एक कंट्रास्ट देखेंगे हम एस.टी. कॉलरिज की पॉइंट्स के अंदर. he was a master in depicting fantastic scenes and hallucinating atmospheres which looked real. For this faculty, the poet is a source of superhuman being. और इसी फैकल्टी की वजह से वो जो फैंटास्टिक सीन्स क्रिएट करता है, हेलुसिनेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, वो जो है बड़ा रियल, और उसकी जो फैकल्टी थी पोएम की वो सॉर्ट ऑफ सुपर ह्यूमन थी. उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलरिज की नेचर कैसी थी. ठीक है, उसकी पोइट्री जो है उसकी नेचर, कॉलरिज का एक ताल्लुक था नेचर के साथ. इसको हम कॉलरिज की नेचर तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कॉलरिज का एक रिलेशनशिप था. ठीक है, इसको रिलेशनशिप करता है. ठीक है, रिलेशनशिप विद नेचर. उसका नेचर के साथ क्या, देखिए हर इंसान चीजें देखता है. कुछ लोग बिल्डिंग को देख के थे, ओ कितनी प्यारी बिल्डिंग है ना, इसकी क्या क्या ये चीज वो चीज. कुछ लोग नेचर को परसीव करते हैं. Coleridge is one of them. Wordsworth is one of them. ठीक है, और यही रोमांटिक पोइट्स का बेसिक ट्रेट ही ये था. कीट्स इज वन ऑफ देम. ठीक है, कैसे वो कीट्स जो है एक ऑड टू ग्रेशियन अर्न में वो अर्न को देखता है, वो कैसे ऑटम को जो है वो पर्सोनिफाई करता है. ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट्री के अंदर गॉड को फाइंड आउट करता है. ठीक है, वो ब्यूटी इन नेचर को फाइंड आउट करता है. कॉलरिज क्या ढूंढता है नेचर के अंदर, लेट्स सी. वो कैसे नेचर को देख के उस इमेजरी को, उन इमेजेस को देख के उसको परसीव करके वो एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता है. टेनिसन को देखें तो वो नेचर को कैसे देखता है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ. ठीक है, जॉन कीट्स नेचर में क्या चीज फाइंड आउट करता है, ब्यूटी. वर्ड्सवर्थ नेचर में क्या फाइंड आउट करता है, गॉड. ठीक है, वो जो है देखता है कि गॉड की क्रिएशन कैसी है. एंड व्हाट अबाउट कॉलरिज, he sees the nature, he perceives it and converted or and created a new world in his imagination. he वो जो है उस इमेजिनेशन को एक पीस ऑफ पेपर में कन्वर्ट करता था, कुछ राइटिंग में कन्वर्ट करता था जो हमारे सामने आती थी, और नेचर को हम एक मोरल गाइड के तौर पे देखते थे. नेचर को अब हम एक ट्रुथ के तौर पे देखेंगे. तो ही फाइंड्स द ट्रुथ इन नेचर. जब भी आप किसी पोएम के बारे में लिखें या पोएट के बारे में लिखें, बेटा जो उसके कॉन्टेम्पोरेरी पोएट्स होते हैं ना, उनके साथ उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट जरूर लिखा करें. जैसे अभी मैंने आपको इसके कॉन्टेम्पोरेरी पोएट्स के मेजर जो है वो ट्रेट्स बताए, ये जरूर लिखें. इससे पता है क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे के पास नॉलेज है, इस स्टूडेंट के पास नॉलेज है, इसने खाली किताबों को रट्टा नहीं लगाया हुआ है, इसको सिर्फ एस.टी. कॉलरिज का नहीं पता या सिर्फ कुबला खान का नहीं पता, बल्कि इसको ये भी पता है कि अगर रोमांटिक पोएट्स थे तो रोमांटिक पोएट्स के मेजर ट्रेड्स क्या थे. अगर यही रोमांटिक पोएट्स इमेजिनेशन क्रिएट करते थे तो उसमें वो नेचर को कैसे देखते थे. तो नेचर की इंटरप्रिटेशन सारे ही जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो डिफरेंट करते थे. So, unlike Wordsworth, it is not a moral guide or source of consolation. He is not pantheist. He has a strong Christian faith. ठीक है, unlike Wordsworth, it is not moral guide or source of consolation. ये कोई मतलब अगर हम वर्ड्सवर्थ की तरफ देखें तो ये कोई मोरल गाइड या सोर्स ऑफ कॉन्सोलेशन नहीं था. He is not pantheist. Pantheist किसे कहते हैं,
ठीक है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग पैंथेइस्ट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो नेचर देख रहा होता है, ठीक है, गॉड को देख रहा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फेथ था। नेचर रिप्रेजेंट्स द अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइडियल एंड रियल। नेचर जो है वो रिप्रेजेंट्स करती है अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइडियल। ठीक है, एक आइडियल, आइडियल बेसिकली क्या होता है, आइडियल इज बेसिकली अ परफेक्ट वर्ल्ड इन द रियल। ठीक है, तो नेचर जो है वो आपको अवेयरनेस देती है एक आइडियल वर्ल्ड की इन द रियल वर्ल्ड। इन नेचर गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ both in natural element like storms, winds, the moon, and in supernatural creatures, sea snakes, angels, which are as real as materialistic thing, although ordinary man cannot see them. Poetry helps man to re-establish the original harmony between man and nature in order to rediscover God and reconciliate man with God. ठीक है, पोइट्री क्या हेल्प करती है मैन को वो रीस्टैब्लिश करे ओरिजिनल हार्मनी को मैन और नेचर के दरमियान, इन ऑर्डर के वो रीडिस्कवर करे गॉड को और रिकंसाइल करे मैन विद गॉड। फर्स्ट एंड सेकंड रोमांटिक जनरेशन को देख लेते हैं। बोथ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज लिव lives were characterized by restless youth, a short period of political radicalism followed by deep disillusionment due to the excess of terror। ठीक है, ये जो एक्सेस ऑफ टेरर वॉर, ठीक है, उसके जो मतलब एक उसका जो एक वॉर्स के जो साइड इफेक्ट्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो साइड इफेक्ट्स हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो साइड इफेक्ट्स हुए, ठीक है, इन सारी चीजों का जो, और फिर एक पीरियड ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। अब देखिए दुनिया को सबसे ज्यादा अगर किसी 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 जैसे कहना चाहिए ना एक फिरके ने तबाह किया, वो पॉलिटिशियंस है। अगर आप अपर लेवल पे जाएं तो कौमें दूसरी कौमों को नीचा दिखाना चाहते हैं, अगर कौमों के अंदर देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाना चाहती है। ठीक है, एक फिरका, एक मजहबी फिरका दूसरे फिरके को नीचा दिखाना चाहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक आम इंसान जिसको हम लेमैन कहते हैं वो डिसल्यूजनमेंट का शिकार होता है। फिर क्या होता है कि दो तरह की जनरेशन्स बनती हैं, एक ओल्ड जनरेशन जिसको हम ट्रेडिशनल जनरेशन कहते हैं, एक जो न्यू होती है जो यंग जनरेशन कहते हैं। उन दोनों के जो एक व्यू पॉइंट होता है ना, उसके अंदर एक डीप तो नहीं, एक जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा क्लैश आ जाता है। इसको हम कहते हैं जनरेशन गैप। ना बड़ा छोटे को समझ पा रहा है, ना छोटा बड़े को समझ पा रहा है, और दोनों पुराने लोग जो होते हैं वो अपनी ट्रेडिशन के साथ स्टक हो जाते हैं, वो बच्चों को नहीं समझ पाते, यूथ को नहीं समझ पाते, और यूथ जो है वो ओल्ड एज को समझ नहीं पाती। वॉर्स की वजह से लोग स्कैटर्ड माइंडेड हो जाते हैं, और यूं फिर एक पूरी दुनिया एक डिसल्यूजनमेंट का शिकार होती है जैसे आज भी है, और ये डिसल्यूजनमेंट वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द टेरर। ठीक है, अब ऑब्वियसली आज भी आप देख लें, तूफान है, फ्लड है, वॉर्स हैं, पॉलिटिकल वॉर्स हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक डिसल्यूजनमेंट बढ़ती है दुनिया के अंदर। When their revolutionary ideas collapse, they turn to poetry to realize a sort of literary। अब ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं वो इनोवेशन नहीं चाहते, रिवोल्यूशन नहीं चाहते। जो यंग जनरेशन होती है वो रिवोल्यूशन एंड इनोवेशन चाहती है। अब यंग जनरेशन के वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज कोई समझ नहीं पाता। देयर पोलिटिकल आइडियाज वर एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द लिटरेचर। उनके पोलिटिकल आइडियल्स जो हैं, आइडियाज जो हैं, वो एक एक्सटेंशन होती है ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का लिटरेचर। आपने कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर पढ़ा हो तो वेस्ट ये कहता है कि जी दुनिया जो है सिविलाइज हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन कुछ क्रिटिक ये कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो गई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द, आप समझ लें कि मिड है कि रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि उस रेवोल्यूशन को देख के सारी दुनिया कहती है कि ऊपर के सारे लोगों को कत्ल कर दो और नीचे से फिर नया माल निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, लेकिन एक्चुअली सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं भाई, इससे बहुत पहले जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रेवोल्यूशन लेके आए थे।
और उसके बाद एक्चुअली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद लोगों को हकूक मिले थे, औरतों को हकूक मिले थे, बच्चों को हकूक मिले थे, वालिदैन को हकूक मिले थे, और एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी हमारे सामने आया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश लिटरेचर के तहत जो आपको इल्म मिलेगा वो आधी दुनिया का मिलेगा कि जी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक्चुअली एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, और जिसके बाद जो है इंसान सिविलाइज हुआ था एक्चुअली। और दैट इज द रेवोल्यूशन जिसकी बड़ी मिसाल दी जाती है, और हम इसको ग्लोबल पॉलिटिक्स में अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन को फॉलो किया जाता है। बट जिंदगी जो है ब्लड शेड से आगे नहीं गुजरती। ठीक है, इन रेवोल्यूशंस का कौमों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर पढ़ना है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड चार्ल्स डिकन्स का टेल ऑफ द टू सिटीज पढ़िएगा कभी, और उसने कहा था कि ये रेवोल्यूशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये ब्लड शेड्स भी नहीं होने चाहिए। पोइट्री हैड टू चेंज पीपल हार्ट्स एंड अवेक देम फ्रॉम द लेथार्जी ऑफ कस्टम। पोइट्री जो है एक्चुअली वो लोगों के हार्ट्स चेंज करती है और उनको lethargy of custom से awake करती है, thanks to use of imagination. Poetry was to be understood by everybody. The poet of second romantic generation, Byron, P.B. Shelley, and Keats did not witness French Revolution and terror, but the reactionary policies of the Holy Alliance. ठीक है, होली अलायंस यानी कि वो कौम है जिन्होंने अलायंस कर लिया था वेस्ट को, कहा जा रहा है दे रिमेन पॉलिटिकल रिबेल्स थ्रू आउट देयर शॉर्ट लाइव्स, opposing all the established institutions and refusing the political and social values of the time. They carried the romantic ideals to extreme. अब ये जो है, जो ये वाली जो सेकंड जनरेशन थी ना रोमांटिक्स की, जिसमें हम जॉन कीट्स को देखते हैं, शैली को देखते हैं, या बायरन को देखते हैं। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इन्होंने विटनेस नहीं किया था, लेकिन ये रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ रिएक्शनरी थे, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ हॉली अलायंस जो है ना, उनको वो देख चुके थे। अब ये थ्रू आउट जो है पॉलिटिकल रिबेल्स रहे थ्रू आउट देयर शॉर्ट लाइव्स। ठीक है, जॉन कीट्स की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। अपोजिंग ऑल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, उस वक्त की जितनी भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस थी, जो ट्रेडिशन थी, रिफ्यूजिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज ऑफ द टाइम। ठीक है, वेस्ट ने जो किया एक्चुअली, वेस्ट ने अगर बाकी दुनिया के साथ जो किया ना, लेकिन वो एक्चुअली उनके अंदर भी बहुत बहुत सारे कोलैप्सेस हुए। ऑल द वेस्ट ने हमें यही दिखाया कि दे आर वाइट्स एंड वी आर ब्लैक्स, वी आर नॉन वाइट्स एक्चुअली, बट द ट्रुथ इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, दुनिया को जो सच दिखाया गया वो बहुत डिफरेंट है। वेस्ट को जितना जो है वो खूबसूरत दिखाया गया, और नॉन वाइट्स को जितना इवल दिखाया गया, दैट इज नॉट बेसिकली द ट्रुथ। ट्रुथ इज टोटली ऑपोजिट। दे कैरिड द रोमांटिक आइडियल्स टू एक्सट्रीम। अब ये जो सेकेंड फेज ऑफ रोमांटिसिज्म था ना, ये जो लिटरेरी रोमांटिक्स थे, अब ये जो है रोमांटिक आइडियल्स को बहुत एक्सट्रीम तक ले गए थे। पोइट्री whose essence was imagination was seen as something divine, a creative power capable both to make immortal what is best and beautiful in the world and to change the world. They thought of themselves as exceptional beings that suffer from the excessive egocentrism and individualism. A typical attitude of these poems is alienation from society and escapism. For example, refuge in an alternative world as surrogate. अब यहाँ पे क्या था कि अपने आप को वो एक्सेप्शनल बीइंग समझते थे और सफर करते थे फ्रॉम एक्सेसिव ईगोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, एक्सेसिव ईगोसेंट्रिसिज्म से को सफर करते थे, और इंडिविजुअलिज्म को। आ टिपिकल एटीट्यूड जो था इन पोएम का, पोइट्स का, वो क्या था? अलाइनेशन फ्रॉम सोसाइटी से अलाइनेट करके, एंड एस्केपिज्म, और वो सोसाइटी से एस्केप करना चाहते थे, अपनी रियल वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते थे। ठीक है, और वो रिफ्यूज कहाँ पे हासिल करते थे? एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड एज सरोगेट। ठीक है, टू एक्सप्रेस। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि सोसाइटी इन अलाइनेशन, इंडिविजुअलिज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म, अलाइनेट कैसे करते थे वो सोसाइटी से? सोसाइटी से तो कोई भी नहीं अलाइनेट करना। अगर आपने कभी जॉन कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल पढ़ी हो, जॉन कीट्स को एस्केपिस्ट भी कहा जाता था। ठीक है, वो एस्केप कर जाता था रियल वर्ल्ड से, क्योंकि रियल वर्ल्ड उसकी बहुत ज्यादा सौरो थी। उस सैड और सोरो लाइफ से एस्केप करने के लिए वो कहाँ चला गया था? नाइटिंगेल की दुनिया में, थ्रू इमेजिनेशन। ठीक है, तो वो उसकी इमेजिनेटिव पावर थी, जिसमें वो ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जाके एक सॉलेस और एक रिफ्यूज, रिफ्यूज सॉलेस को ही कहते हैं। ठीक है, तो सॉलेस हासिल करता था उसे ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड कौन सी थी? वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड थी।
To express their powerful feelings, they return to a more elevated poetic diction using a great variety of meters, a wide vocabulary, and figures of speech. और इन एक्सप्रेस करने के लिए इन पावरफुल फीलिंग्स को वो कहाँ गए, टू अ मोर एलिवेटेड पोएटिक, एक ज्यादा एलिवेटेड पोएटिक डिक्शन को, यूजिंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मीटर, और वो एक ग्रेट वैरायटी ऑफ मीटर्स को यूज करते थे, अ वाइड वोकैबुलरी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. In contrast with first romantics, they turn to classical modern and idealize the modes of harmonious, open-minded, and universal Mediterranean South. During life, Byron and Shelley did not get recognition in their home country because of their opposing ideas and scandalous behavior, but in Europe, they were hailed as great poets and champions of liberty. The poet himself had extraordinary power. He was a visionary who could see into life of things and creator of the view. ये बेटा न्यू वर्ल्ड, ठीक है. पोएट कौन, एसटी कॉलरिज की बात हो रही है, ठीक है. एक्स्ट्रा उसके अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ उसके कॉन्टेम्पोरेरी पोएट्स और वो जो रोमांटिक एरा था उसके साथ हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया इस पोएट को, ठीक है. तो इससे क्या होता है, इस तरह के की पॉइंट्स लिखने से आपका जो एक राइटिंग होती है वो उसमें एक जान आ जाती है, ठीक है. देयर लिटरेरी रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन इंग्लैंड, देयर वर्क्स वर एप्रिशिएटेड ड्यूरिंग लाइफ. Wordsworth was made poet laureated and Coleridge became an influential literary critic. Wordsworth जो है वो एक poet laureate, उसका खिताब दिया गया उसको, और Coleridge को वो एक influential literary critic बना. ये हो गया जनाब आपका जॉन कीट्स का जो है